हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। सो बढ़िया सब। चलिए आज हम फिनिश करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 15। तो कुछ टॉपिक बच गए थे बस हमारे कैटालिसिस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट आज डिस्कस कर लेंगे। एक एंजाइम एज ए कैटालिस्ट, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और छोटा सा जियोलाइट है, एंड में आपको वीडियो दिखाएंगे जियोलाइट्स की भी, जियोलाइट कैसे काम करते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में काम करते हैं। मतलब जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं, पता है, समझते हो ना? कच्चा तेल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ के अंदर से, सी वाटर के अंदर से, और उसको अच्छे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, पेट्रोलियम जिसे गैसोलीन भी बोलते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, डीजल में कन्वर्ट करना, ल्यूब्रिकेंट्स में कन्वर्ट करना, वो जियोलाइट्स करते हैं। और एक जियोलाइट आपने 11th में भी सुना था, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में काम करते हैं, राइट। शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस करते हैं जियोलाइट्स। उसके आपको लास्ट में वीडियो दिखाएंगे, बड़ा इजी, आप थोड़ा सा पढ़ना, आपको आइडिया मिल जाएगा। बुकलेट में मैंने उसके बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा। तो मैंने आपको सारे चैप्टर में सारी चीजें बहुत डिटेल से बताई। आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दिया कि सर हमें अच्छा लगा, सरफेस केमिस्ट्री बहुत मजा आया पढ़ के, और मैंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको सब समझा दिया। ठीक है, तो खुशी खुशी से ये लास्ट लेक्चर फिनिश करते हैं, राइट। तो टॉपिक है ऑफ कैटालिस्ट। हाँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। वो आ गया ना अच्छे से समझ? होमोजीनियस में रिएक्टेंट के साथ सेम फेज में होते हैं, उसमें डिफरेंट फेज में होते हैं। होमोजीनियस थोड़े फास्ट होते हैं, हेट्रोजीनियस थोड़े स्लो होते हैं, राइट। ये सारे हमने डिफरेंशिएटिंग किए थे। मैं विल टेक लॉट ऑफ टाइम, हम बिकॉज ये भी टॉपिक लंबा होने वाला है, तो हम इसे फिनिश करेंगे आज और सरफेस केमिस्ट्री फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं एक में, राइट बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैटालिस्ट के, नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट तो ये है भी, कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है भी, कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करता है, चेंजेस जरूर होते हैं, लेकिन एंड में वो रिकवर हो जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भी कैटालिस्ट में आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। भी कैटालिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसमें चेंजेस हुए, उसने कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाए। याद है मैंने आपको होमोजीनियस कैटालिसिस में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भी बताई थी पिछली क्लास में ही आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बताई थी लेक्चर 14 में। तो कैटालिस्ट जरूर कुछ चेंजेस करता है अपने अंदर, लेकिन एंड में वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। इट गेट रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। The catalyst does not go any changes in a reaction, does not get consumed in a reaction. वो वापस अपनी फॉर्म में रिकवर हो जाएगा एंड में। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है रिगार्डिंग कैटालिस्ट। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो इसकी एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है 2SO2 plus O2 becomes 2SO3 in the presence of NO2। ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस है ये, आपको पहले भी बताई थी। उस टाइम मैंने NO यूज किया था, मैंने बोला था NO भी यूज कर सकते हो, NO2 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन जो है वो NO2 की प्रेजेंस में बहुत जल्दी होता है। तो कैसे होता है? बेसिकली होता है ऐसे, अभी 2SO2 प्लस NO2 becomes 2SO3 प्लस 2NO। मतलब जो NO2 है वो कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? NO3 में कन्वर्ट हो गया। चेक करो, ये 4 ऑक्सीजन है, ये 4 8 हो गए, तो ये 2 6 और 2 8 हो गए। मतलब SO2 NO2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बन गया। अब क्या होगा? NO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? NO2। मतलब जब आप ऐड करोगे तो NO क्या हो गया? कैंसिल आउट। 2SO2 प्लस O2 बिकम्स 2SO3, और ये NO2 भी कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली NO2 वापस आ गया। बेसिकली NO2 जो है वो कैटालिस्ट है, वो रिकवर होके आ गया। SO2 ने O2 के साथ रिएक्ट ना करके NO2 के साथ रिएक्ट किया। मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बना? NO बना, लेकिन NO2 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एंड में वापस आ गया। समझ रहे हो ना? तो SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बन गया, NO2 अपनी फॉर्म में, NO2 इज रीजेनरेटेड। रीजेनरेटेड का मतलब है वापस से रिएक्शन में आ गया। मतलब वो कहीं गया नहीं, बस वो इसने एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन किया, NO2 NO में कन्वर्ट हुआ, लेकिन वापस वो दोबारा से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया?
दोबारा से वापस किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 में कन्वर्ट हो गया। तो कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड, है ना, ये भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है जी, तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, हाँ, ओनली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, ओनली फॉर्म्स इंटरमीडिएट कंपाउंड्स which helps in the formation of product quickly, but वो वापस अपने आप में रीजनरेट हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं कैटलिस्ट के, प्रॉपर्टीज कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, इट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, कंज्यूम नहीं होगा, रीजनरेट हो जाएगा, राइट। करो फर्स्ट एग्जांपल नोट, एग्जांपल मैंने NO2 की फॉर्म में बताई, चेक कर लो इसे नोट अच्छे से क्या हो रहा है। हाँ जी, सो कैटलिस्ट गेट रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, सो वापस रिकवर होके आ जाता है और वो कंज्यूम नहीं होता। डन, कर लिया बच्चों नोट, चले आगे, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ कैटलिस्ट, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ। ओके, नंबर टू is there are certain reactions which are called reversible reactions। क्या बोलते हैं उन्हें हम, कौन से रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में कुछ ऐसा होता है भी, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, तो उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। तो आपने सीखना है जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है उतना बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, मतलब इट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। सो द सेकंड इज कैटलिस्ट does not shift equilibrium point, does not shift equilibrium point, it helps to attain equilibrium quickly, ये हेल्प करता है बस इक्विलिब्रियम को किस में अटेन करने के लिए, क्विकली अटेन करने के लिए। जैसे मान लो, चेक करो, मान लो भी ये रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड। मान लो फॉरवर्ड का रेट है आर ए, बैकवर्ड का रेट है आर बी, कुछ भी एग्जांपल मान लो, ठीक है, रेट। तो मान लो आर ए के अंदर कुछ इंक्रीज हो गया, कुछ भी इंक्रीज हो गया एक्स फैक्टर, तो आरबी के अंदर भी कितना फैक्टर इंक्रीज होगा, एक्स फैक्टर। मतलब जितना फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा उतना बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होगा, नहीं शिफ्ट होगा। सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अटेन जल्दी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या है, दोनों इंक्रीज करके। तो कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली बाय increasing rate of both forward and backward reaction, by increasing rate of both forward and backward reaction by the same extent। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ते भी हैं तो किस एक्सटेंट से बढ़ते हैं, सेम एक्सटेंट से बढ़ते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन बाय सेम एक्सटेंट, सेम एक्सटेंट तक बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाती है। लेकिन जितना फॉरवर्ड का रेट बढ़ता है उतना ही बैकवर्ड का रेट बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ भी इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, राइट। इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर सकते हो लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगी। तो कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, it helps to attain equilibrium quickly by increasing rate of both forward and backward reaction by the same extent।
दैट्स अबाउट कैटलिस्ट, सेकेंड पॉइंट। ओके, जैसे मैंने बताया भी फॉरवर्ड का रेट RA है, बैकवर्ड का रेट RB है, तो अगर RA में एक्स फैक्टर इंक्रीज हो गया, RB में भी एक्स फैक्टर इंक्रीज हो गया। मैं और समझाता हूँ। मान लो ये होम है, ये स्कूल है, ठीक है, होम और स्कूल की एग्जांपल ले लो। तो मान लो होम और स्कूल के जो है, होम टू स्कूल फॉरवर्ड है और स्कूल टू होम बैकवर्ड है। होम टू स्कूल फॉरवर्ड है और स्कूल टू होम बैकवर्ड है। मान लो पहले आप ये जर्नी कंप्लीट करते थे मान लो 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है जी, और ये वापस वाली भी मान लो 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होती थी, ठीक है। अब मान लो आप फर्स्ट ईयर मान लो पहले जैसे छोटे होते हैं बच्चे साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल पे जाते थे, फिर आपने एक्टिवा पे जाना शुरू कर दिया। तो एक्टिवा तो ऑब्वियसली रन्स विद पेट्रोल, तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो मान लो अब ये 10 मिनट में कंप्लीट करने लग गए, तो ये बैकवर्ड जर्नी भी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कैटलिस्ट क्या हुआ? कैटलिस्ट वो टू व्हीलर हुआ, एक्टिवा हुआ। बाइसाइकिल की जगह आपने एक्टिवा यूज करना शुरू कर दिया, कोई भी बाइक या एक्टिवा यूज करना शुरू कर दिया। तो बाइक और एक्टिवा यूज करोगे तो वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प कर रहा है। बट ऐसा तो नहीं होम और स्कूल नजदीक आ गए, नहीं, इट्स नॉट शिफ्टिंग द होम और स्कूल, बट वो जितना फॉरवर्ड को इंक्रीज कर रहा है उतना ही बैकवर्ड को इंक्रीज कर रहा है। तो यानी कि वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा, पर इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करेगा। तो ये समझ लो बस ध्यान से, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली बट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। राइट, एग्रीड एवरीवन? चलिए, सो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर increase to the same extent. ठीक है बच्चों, सो कैटलिस्ट कर लो सेकंड से नोट फटाफट से। कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय द सेम एक्सटेंट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट x से बढ़ता है तो बैकवर्ड का भी x से बढ़ता है। तो जैसे होम टू स्कूल अगर आप पहले 15 मिनट्स में जाते थे विद द हेल्प ऑफ बाइसिकल, then you go by Activa or say bike, ठीक है, तो you reach there in 10 minutes, so the distance remains same, the equilibrium point is not altered, but equilibrium जल्दी attain हो रही है। You can reach from home to school in 10 minutes or school to home in 10 minutes. Both forward and backward direction are attained quickly, but no shifting of home and school will take place. The catalyst is what beta? Shifting of the bicycle to Activa or bike. Okay, so it increases the rate of both forward and backward reaction to the same extent. तो याद रखना, it's a very important property. Catalyst does not shift the equilibrium point. Number 3, चलें, हो गया सबको अच्छे से समझ कर दे रब? Okay. Third property is that catalyst very small quantity of catalyst is effective in increasing the rate of the reaction. Very small quantity of catalyst is effective in increasing the rate of reaction. मतलब अगर किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो कैटलिस्ट की बहुत कम क्वांटिटी भी इफेक्टिव होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ऐसे टूटते हैं H2O प्लस हाफ O2 एंड द डिकम्पोजिशन इज क्वाइट स्लो। लेकिन अगर हम 10⁻⁸ मोल पर लीटर ऐड कर दें कोलाइडल प्लेटिनम, ठीक है, नॉट प्लेटिनम, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं कौन सा प्लेटिनम? कोलाइडल प्लेटिनम विच इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट। तो 10⁻⁸ मोल पर लीटर ऑफ कोलाइडल प्लेटिनम, एडेड कोलाइडल प्लेटिनम हेल्प्स टू एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो उससे क्या हो जाएगा? बड़ी जल्दी हो जाएगी डिकम्पोजिशन H2O2 की। तो even 10⁻⁸ मोल पर लीटर is very effective in the decomposition of H2O2. 10⁻⁸ तो बहुत कम हुआ यार, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ even very small quantity of catalyst is very effective in increasing the rate of the reaction. आगे एंजाइम कैटालिसिस में बताऊंगा, आगे आज ही पढ़ेंगे, आज ही करेंगे एंजाइम कैटालिसिस।
हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो माना जाता है एक मील मतलब एक टाइम का खाना, अगर एंजाइम्स ना हो तो इट टेक अबाउट 30 to 50 years, अप्रोक्सीमेटली 50 years टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील। लेकिन एंजाइम एक्टिविटी होने की वजह से बहुत थोड़े एंजाइम होते हैं और बहुत फास्ट कर देते हैं, वो वही खाना 3 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है एंड यू फील हंग्री आफ्टर 3 to 4 hours अप्रोक्स, है ना। सो इट हैपेंस, मेरे केस में तो होता है, राइट। मेरी से देख के आपको लग रहा होगा आई एम अ बिग फूडी। So H2O2 decomposed to give H2O plus half O2. What I want to say here is, so 10 to the power minus 8 mole per liter of colloidal platinum is effective to accelerate the rate of the decomposition of H2O2. So very small quantity of catalyst is very effective in increasing the rate of the reaction. तो छोटी सी quantity से भी reaction बहुत fast हो जाता है catalyst का, right? So this is the third factor. Very small quantity of catalyst is effective in increasing the rate of the reaction. Note it down. Hurry up. Okay, so very small quantity of catalyst is effective in increasing the rate of reaction. चलिए, done with the third point also. लिख लिया करो फटाफट से, नहीं लिखा जाता तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ स्पेस। ओके, 3 पे 1 2 3, ओके। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर इज हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, catalyst increases rate of reaction by providing an alternative path of lower activation energy. लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट एक जनरल भी आप समझ सकते हो कि कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, और एज अ आपको यहां पे भी समझ आएगा। ग्राफिकली देखो, मान लो ये कोई रिएक्शन है, दिस इज रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको इतने इस बैरियर को टच करना पड़ता है, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड बैरियर, जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड बैरियर। समझ रहे हो ना? तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इस लेवल को टच करना पड़ता है, और ये जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। और ये जो डिफरेंस हुआ रिएक्टेंट की एनर्जी में और थ्रेशोल्ड एनर्जी में, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। किसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी? डिफरेंस ऑफ threshold energy and kinetic energy of reactant molecules. So जो threshold energy और kinetic energy में जो difference होता है, that is called activation energy of a reaction. अब क्या करते हैं? कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिव पाथ का मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट कैसे हुआ? मान लो जैसे अब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट पे बदलना है तो यहां पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसे मैं डॉटेड बना देता हूं, यस, ठीक है। तो अब ये इतना लेवल रिड्यूस हो गया। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी बची वो ये बची, EAC डाल रहा हूं मैं यहां तक, कैटलिस्ट के बराबर तक, ठीक है जी। ये EAC जो रेड वाला लिखा है वो बिगर है, EA जो है वो बिगर है किससे? EAC से। EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एंड EAC मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो अनकैटलाइज्ड की अनकैटलाइज कर देते हैं UCAC, AU, हाँ AU कर देते हैं, AC कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज। तो अनकैटलाइज की ज्यादा है एज कंपेयर टू कैटलाइज। तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ मिल गया जिससे क्या हुआ? रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वो होम स्कूल वाले एग्जांपल ही देख ली दोबारा से। तो होम टू स्कूल में आपको लग रहे थे बाइसिकल पे 15 मिनट्स, याद है आपको?
हाउ मेनी मिनट्स यू आर टेकिंग ऑन अ बाइसिकल? 15 मिनट्स। अब आपको यार आपको पहले थोड़ा घूम के जाना पड़ता था, वो सड़क खराब थी, ठीक है, आपके होम से लेके स्कूल तक। अब एक नई सड़क बन गई जो कंपैरेटिवली बेटर सड़क है, और वो जो सड़क है, मान लो पहले आप होम टू स्कूल ऐसे जाते थे क्योंकि ये वाली जो रोड थी, दिस वाज नॉट अ गुड रोड। नाउ अब ये फिनिश होगी, न्यू रोड बन गई, और इस रोड से इवन ऑन अ बाइसिकल आप कितने टाइम में पहुंच जाते हो? 10 मिनट्स में पहुंच जाते हो। तो रिएक्शन जल्दी होना शुरू हो गया ना, क्यों? क्योंकि आपको एक शॉर्टकट पाथ मिल गया। कहां से कहां जाने का? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने का। तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी थी ज्यादा, दिस मच, ये वाला जो रेड कलर से लाइन लगाई है, दिस इज एनर्जी फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब आपको कैटलिस्ट डालते ही ये वाला जो ग्रीन कलर से लाइन लगाई है, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए ईए है। ईए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, यू डाला है फॉर अनकैटलाइज्ड, सी डाला है फॉर कैटलाइज्ड। तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी कैटलाइज्ड से, और यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रीन वाली लाइन है वो रेड वाली लाइन से छोटी है, इसका मतलब है अनकैटलाइज्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, कैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एग्रीड बच्चों? तो ये सारा आप कर लो, अच्छे से नोट करो। मैं इसकी एक एग्जांपल भी देता हूं, बना लो फटाफट अच्छे से। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल है, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू H2O प्लस हाफ O2, बताया था ना। इट टेक प्लेस एंड द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन अनकैटलाइज्ड की होती है 76 किलो जूल पर मोल। मान लो अगर ये H2O2 की डिकम्पोजिशन है तो ये वैल्यू है कितनी? 76। इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन क्या करते हैं? उसकी डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इट हैपन्स क्विकली, और उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी रह जाती है, कैटलाइज्ड की लिख रहा हूं मैं, 57 किलो जूल पर मोल। मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, मान लो अगर ये है तो ये 76 किलो जूल पर मोल है, और ये है 57 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब ये रिएक्शन जो है विदाउट कैटलिस्ट 76 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी तो कंपैरेटिवली स्लो होगा, विद कैटलिस्ट आपको 57 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो फास्ट होगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी बदलने शुरू हो जाते हैं, और जितना फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतना बैकवर्ड को भी बढ़ाता है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी होती है डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन एक नया पाथ मिल जाता है। हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक नया पाथ मिल जाता है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी बदलते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी हम उसे बोलते हैं, भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट अप हो जाता है। आपको समझ आया ना? मेरी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जैसे मैंने यार एक चीज पे कुछ जिद लगा रखी है, मैं मतलब शायद अब तो नहीं करता, पहले करता होगा, अब भी करते होंगे कि अपने पेरेंट्स को आप बोलते हो मेरे को यही वाला प्रोडक्ट लेना है, जैसे यही वाला फोन खरीदना है, जैसे आईफोन ही खरीदना है। अब आईफोन मान लो अगर कोई नया आया तो वो 60-70,000 का है, तो पर्पस तो एंड्रॉइड ने भी कर ही देना 99.9% सॉल्व, है ना, रादर उससे बेटर ही करता है। iOS में बहुत सारी लिमिटेशन है, आपको पता है। तो अगर आप 10-15,000 वाला फोन ले लोगे तो आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, और पेरेंट्स को भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, रादर उसकी केयर भी नहीं करनी पड़ेगी, कम महंगे, है ना। आपको पता ही है यार आईफोन कितना कॉस्टली है, कितने जोक्स बनते हैं, किडनी बेच के लोगों ने आईफोन खरीदा, मतलब बहुत महंगा पड़ता है यार। इट्स नॉट दैट रेलेवेंट, अभी तो आपको शायद नहीं इतना समझ होगा, बट व्हेन यू ग्रोन अप, व्हेन यू गेट मैच्योर्ड, तो इट सीम्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो यही है भी, अगर आपने क्या किया अपनी, वो तो आईफोन के लिए आपको बहुत ज्यादा वेट करनी पड़ेगी, और एंड्रॉइड आप अभी खरीद सकते हो, पेरेंट्स आपको अभी दिला सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव पाथ मिल गया जिससे रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में जल्दी बदल सकते हैं। तो ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कर लो नोट। तो ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, डन। दीज आर 4 प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज और है, देन विल डिस्कस अबाउट एंजाइम्स।
चलें आगे, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इज fifth property is catalyst does not alter energies of reactant and product। मतलब कभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज में फर्क नहीं पड़ता कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ऐसे ही आप बात समझ ही चुके हो, बट फिर भी मैं एक अलग से पॉइंट बना रहा हूं। Does not alter energies of reactant and product, they remain unchanged, catalyst does not alter energies of reactant and product, they remain unchanged। for example, मतलब मान लो without catalyst and with catalyst, without catalyst, with catalyst, energies of reactant product are same। Energies of reactant and product without catalyst, with catalyst, energies of reactant and product are same। बस ऐसे लिख सकते हो भी जितनी एनर्जीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट की विदाउट कैटलिस्ट होती है उतनी एनर्जीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट की विद कैटलिस्ट होती है। इट डज नॉट चेंज द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इट जस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ, एक अलग सा रास्ता बता देता है, शॉर्टकट बता देता है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन चेक करो, मैंने ग्राफ में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जीज को शिफ्ट नहीं किया, ये बैरियर जो था, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है वो नीचे आ गया। तो थ्रेशोल्ड बैरियर नीचे आने का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। समझने की कोशिश करो, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है रिएक्शन की, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस केस में? कैटलिस्ट के केस में। ओके, तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट ओनली हेल्प्स टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। Right? So these are 5 points. Last point about catalyst, important points. एक दो और होंगे, आप खुद ढूंढ लेना। Okay, done with this. 6th point says energies of the reactant product remain same whether it's a catalyzed reaction, whether it is a uncatalyzed reaction. 6th point is catalyst does not start a reaction, does not initiate a reaction। ऐसा माना जाता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बट नाउ इट इज नॉट ट्रू। इन फ्यू केसेस वी हैव सीन, कुछ केसेस में हमने देखा है भी कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, बट वो बहुत कम है। जनरली इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज या एनहांस करना मतलब बढ़ा देना। लेकिन इन वेरी फ्यू केसेस, एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं जहां पे वो रिएक्शन को स्टार्ट भी करता है। कौन? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट property 6 does not initiate a reaction, does not initiate a reaction, reaction को initiate नहीं करता, it only increases rate of reaction। However, in few cases, very few, बहुत कम, in few cases it is seen that catalyst may initiate a reaction। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे अगर H2 और O2 को मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे that does not form H2, लेकिन अगर H2 और O2 के बीच में प्लेटिनम रख दिया जाए then they form H2O, otherwise H2O2 will remain unreactive over years। H2O2 कभी भी H2O नहीं बनाएंगे over years, कितने साल भी अगर पड़े रहे। लेकिन अगर बीच में प्लेटिनम ऐड कर दिया जाए तो H2O2 इमीडिएटली रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देते हैं? वाटर बनाना शुरू कर देते हैं। तो H2 plus half O2 become H2O
in the presence of platinum, so it may initiate a reaction. तो ये कभी कभी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इनिशिएट भी कर देती है. It may initiate a reaction. Okay, so the things are getting clear. Okay, so all these are the properties of catalyst. Now the last topic, almost last, that is enzymes. What are enzymes? What do you think? What are enzymes? सोचो जरा क्या होते हैं enzymes? तब तक मैं पानी पी लूं. क्या होते हैं enzymes? गर्मी बहुत है आजकल. तो enzymes का मतलब है, हाँ, तो catalyst does not increase the reaction, only increases the rate of reaction. Very few cases it initiate a reaction. Like platinum initiate a reaction between H2 and O2 and the water is formed. Okay, do take it clearly. हाँ, तो मैं एंजाइम्स की बात कर रहा था. तो देखो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. क्या बोलते हैं बच्चों? बायोकेमिकल रिएक्शन. और बायोकेमिकल रिएक्शन जो करवाते हैं, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स. ठीक है. और होते क्या, ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बेसिकली हम प्रोटीन्स बोल सकते हैं. हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं और बहुत स्पेसिफिक होते हैं. मतलब एक एंजाइम एक रिएक्शन करवाता है, दूसरा रिएक्शन नहीं करवाता. राइट. सो एंजाइम्स, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, फाइनली खत्म होने को आया. दे आर those complex nitrogenous organic compounds obtained from plants and animals which catalyze biochemical reactions. So biocatalyst भी बोल सकते हो. Catalyze chemical reactions are called enzymes. तो जो biochemical reactions को करवाते हैं उन्हें हम enzymes बोलते हैं. Complex nitrogenous organic compounds obtained from plants and animals. ठीक है. हाँ, they are basically proteins of high molecular mass. They are basically proteins of high molecular mass. ठीक है, proteins of high molecular mass. Now, few examples of enzymes. Number one, very important. आपने कभी मिल्क को कर्ड बनते देखे? घर पे आपकी मम्मा रोज जमाती होगी. समर्स में तो हम बहुत दही खाते हैं, दही की लस्सी भी बनाते हैं, जिसे बटर मिल्क बोलते हैं, है ना. पहले भी डिस्कस किया था. बटर मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है. तो मिल्क को लस्सी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी, कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए एक लैक्टिक बेसिलाई इज अ प्रोटीन, सॉरी, इज अ एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड. ठीक है ना. थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना पड़ता है, और ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ज्यादा गर्मी हो जाए तो भी वो दही को खट्टा कर देगा, ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा. कम रह जाए तो वो दही जमेगी ही नहीं, वो दूध ही रहेगा. ठीक है. तो समर्स में, विंटर्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर का, और बड़ी कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है. वो जिसे जाग भी बोलते हैं पंजाबी में, है ना. जाग बोलते हैं या क्या बोलते हैं, खट्टा लगाना बोलते हैं. राइट. तो वो मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड थ्रू लैक्टिक बेसिलाई. दैट्स अ एंजाइम. ये आपने सुना होगा, सुनेंगे आगे जाके भी. बायोमोलिक्यूल्स में आता है C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये शुगर है. तो जब हम शुगर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है C6H12O6, दैट्स ग्लूकोज. और एक ऐसे ही और बनता है C6H12O6, दैट इज फ्रुक्टोज. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर होता है वो होता है लीवोरोटेटरी. ये लीवो का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है. शुगर हालांकि डेक्सो रोटेटरी होती है. तो इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं. द रिएक्शन इज कॉल्ड, करेंगे आगे बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन्वर्जन का मतलब होता है भी लाइट की रोटेशन को इन्वर्ट किया जाता है. मतलब अर्लियर ऑन द लाइट इज डेक्स्ट्रो, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू लीवो,
तो डेक्स्ट्रो जब लीवो में बदलती है तो लाइट की रोटेशन कन्वर्ट हो जाती है। तो जब लाइट की रोटेशन कन्वर्ट होती है तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर, और ये करता है इन्वर्टेज। क्या नाम है एंजाइम का? इन्वर्टेज। कुछ एंजाइम्स के नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जैसे ये बहुत होता है, ये सबसे लार्ज स्केल में किया जाता है। ग्लूकोज को, ठीक है, नाइम होता है जाइमेज, जाइमेज कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों होते हैं, ये जो जितनी भी अल्कोहल बनती है, ठीक है ना, अल्कोहल मतलब वो जो ड्रिंकिंग पर्पसेस वाली अल्कोहल है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल ही बोलेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है दुनिया भर में, तो अल्कोहल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इन्वर्टास तोड़ता है शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, फिर जाइमेज तोड़ता है इसे इथेनॉल में। तो ये इथेनॉल का कंटेंट होता है सभी प्रकार की अल्कोहल में, ठीक है। बस थोड़ा सा उसका बेसिक इंग्रेडिएंट फर्क होता है, तो फिर उसे बोलते हैं वोदका, जिन, ब्रांडी, ठीक है, बियर, रम, तो अलग अलग सारी बनती हैं। तो इन्वर्टेज भी एक एंजाइम है, देन जाइमेज भी एक एंजाइम है। इन्वर्टेज कन्वर्ट करता है शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, और जाइमेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है, राइट, C2H5OH। तो जितनी ये नेचुरल होती है तो कम हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, जितनी आर्टिफिशियल होती है, देसी तरीके से बनाते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं, मेडिसिन डाल डूल के, वो खराब करती है फिर, ठीक है। नंबर 4, एक और एंजाइम है जो यूरिया को ब्रेक डाउन करता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, पता है ना, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरियस एक एंजाइम है जो इसे कन्वर्ट करता है किसमें? NH2CO NH2 को। हाँ, यूरियस कन्वर्ट, पहले आप ये नोट करो पहली 3, मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक बेसिलाई, sugar converted to glucose with the help of invertase, हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और ग्लूकोज टू, हाँ, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया प्लस CO2, यूरियस, राइट बेटा, NH2CO NH2। तो हाँ, तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, आप याद रखना, ठीक है। तो ये एंजाइम्स की कुछ एग्जांपल्स है। मिल्क टू कन्वर्ट है लैक्टिक बेसिलाई, शुगर टू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। ऐसे मैंने बुकलेट में बहुत सारे दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। आई हैव गिवन फ्यू एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट वाली है, तो ये तो पक्का याद होनी चाहिए। Various enzymes for various reactions, very very important, do remember it properly. Okay, now enzymes की properties और enzymes का mechanism, that'll be all. ठीक है, चलें ऐसे करें फिनिश। तो एंजाइम्स की 2-3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, 2-3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है जी, दे आर वेरी इफेक्टिव, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम catalyzed reactions। So number 1, they are very effective, highly effective. They are highly effective. आप मानते हो कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं? You would want imagine they can increase the rate of reaction from 10 the power 8 to 10 the power 20 times. I told you, if there would be no enzyme, it would took 50 years to digest a single meal. It would took 50 years to digest a single meal. तो एक सिंगल टाइम का खाना खाने में कितना टाइम लगेगा? 50 years लग जाएंगे, अगर क्या नहीं होंगे? एंजाइम्स नहीं होंगे। तो देयर वुड बी 10 to power 8 to 10 to power 20 टाइम्स
increases the rate of the reaction. So enzymes are highly effective. They increases the rate of reaction very much, or even a very small quantity of enzyme. Okay. So number 2, they are highly specific. They are highly specific. मतलब catalysts are specific but not that specific. एक catalyst कई reactions में participate करता है, but enzyme तो बहुत ज्यादा specific होते हैं. मतलब कहते हैं ना, जैसे one particular key can open a one particular lock. जो लॉक्स होते हैं उनकी चाबी एक ही होती है, बहुत कम होते हैं जिनकी जो एक चाबी से ज्यादा मतलब ताले खुलते हैं, बहुत कम होते हैं. ऐसे ही एंजाइम का भी वैसा वाला ही कॉन्सेप्ट है. दे आर हाईली स्पेसिफिक. लाइक मतलब यूरिएस अभी मैंने समझाया. I have given the example of urease. Urease can only catalyze decomposition of urea, not N-methyl urea, which is quite similar to it. Not N-methyl urea, which is quite similar to it. मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम का एक पर्टिकुलर रिएक्शन है. जैसे इन्वर्टास अगर ग्लूकोज को शुगर को तोड़ के ग्लूकोज फ्रुक्टोज पे कन्वर्ट कर रहा है तो वही करेगा. जाइमेज अगर ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है तो वही करेगा, और कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सिमिलरली मैं आपको बता दूं, यूरियस कभी था वो यूरिया की डिकम्पोजिशन करता है, तो एन मिथाइल यूरिया इज क्वाइट सिमिलर बट इट नॉट पार्टिसिपेट. डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया नॉट एन मिथाइल यूरिया विच इज क्वाइट सिमिलर टू यूरिया. हालांकि क्वाइट सिमिलर है बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट. सो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. पढ़ लो ये पॉइंट सारे. राइट बेटा. तो कंडीशंस होती हैं कुछ, लाइक एंजाइम्स आर मोस्ट इफेक्टिव एट टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH ऑफ अराउंड 7.4. ठीक है. तो जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा या pH इधर उधर हो जाएगी तो एंजाइम्स बिकम्स इनइफेक्टिव. सो दे आर द मोस्ट इफेक्टिव अंडर द टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH अराउंड 7.4. इसी केसेस में जब बहुत ज्यादा ठंडा फूड होता है, जैसे आपको पता है ना फ्रोजन फूड स्टफ मिलता है, मैकेन का मिलता है, वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है. तो वो क्या होता है, जितना ठंडा फूड स्टफ मिलता है उसे हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स एक्टिविटीज नहीं हो पाती. हालांकि प्रिजर्वेटिव भी डाल रखे होते हैं, लेकिन कोल्ड कंडीशंस में एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव. तो फूड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. आपने देखा होगा नॉन वेजिटेरियन फूड को भी बहुत देर ठंडे में प्रिजर्व करके रख लेते हैं. ओके. सो कोल्ड फूड स्टफ कैन बी stored under cold conditions. ठीक है. तो फ्रिज में लगा के, रेफ्रिजरेटर में लगा के, वो डीप फ्रीजर में लगा के, फ्रीजर में लगा के फूड को काफी देर तक आप प्रिजर्व कर सकते हो. फूड स्टफ कैन बी स्टोर्ड अंडर कोल्ड कंडीशन बिकॉज एंजाइम बिकम इनएक्टिव. बिकॉज एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव, क्योंकि एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं. Because enzymes become inactive. So foodstuff can be stored under cold conditions because enzymes become inactive. So that can happen. Okay. तो ये store किया जा सकता है. Enzymes are most effective under at a temperature around 37, pH around 7.4. Foodstuff can be stored under cold conditions because enzymes become inactive. These are three important properties. एक आध और बता देते हैं. Highly effective, 10 to the power 8 to 20 times. There would be no enzyme, it would take 50 years to digest a single meal. और अभी खाना कितनी देर में digest हो सकता है, 3 to 4 hours में. They are highly specific. Urease can only catalyze the decomposition of urea, not N-methyl urea, which is quite similar to urea. Enzymes are most effective at temperature around 37 degrees Celsius and pH around 7.4. Food stuff can be stored. कर लो फटाफट से note. Next एक तो और examples बता दें.
Right, beta. Two more things about enzymes, two more important points. There are certain substances which are not protein part, non-protein part. They are also called vitamins and minerals, metal ions, which increase the activity of enzymes. They are called activators. Okay? There are certain metal ions like Na positive, CO2 positive, Mn2 positive, vitamins or non-protein, which increases the activity of enzymes. तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. कई बार बोलते हैं ना यार, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आपका सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस अच्छे होंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ब्रेकडाउन अच्छे से होगा खाने का, सारी बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा होता है, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स में अच्छे मेटल आयंस होते हैं. ठीक है, सब्जियों में मेटल आयंस होते हैं. तो मेटल आयंस क्या करते हैं, एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं. तो एंजाइम्स को अगर एक्टिवेट करते हैं तो फिर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने से उनका रिएक्शन अच्छा होता है. अच्छा होने से बायोकेमिकल रिएक्शन स्मूथ हो जाते हैं. ठीक है, तो जिन बच्चों को इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन का मतलब है खाना अच्छे से हजम नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, राइट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में ये कुछ वेजिटेबल्स, कुछ आयंस हेल्प करते हैं, जो हमें जनरली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मिलते हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मेटल आयंस मिलते हैं, विच आर विटामिन्स और नॉन प्रोटीन पार्ट, विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स भी बोल देते हैं हम उन्हें. ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं. दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स और पॉइजन्स आर द वर्ड यूज्ड which destroy the activity of enzymes. By binding themselves with active sites of enzymes. तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के साथ ब्लॉक करके उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं. Inhibitors or poisons which destroy the activity of enzymes by binding themselves with active sites of enzymes, है ना. तो which destroy the activity of enzyme binding themselves with active sites. हाँ, एंजाइम्स के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिनके ऊपर जाके ये एंजाइम्स ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं. तो ड्रग्स मतलब मेडिसिन. ठीक है, ये हमें बीमारी की हालत में लेने पड़ते हैं क्योंकि फिर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं. तो ड्रग्स एक्ट लाइक इनहिबिटर्स. ठीक है, और इनका बहुत रोल है एंजाइम्स का. सो दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम्स. ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. नहीं, इट्स नॉट दैट्स ऑल, इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स. दे आर हाईली इफेक्टिव and very small quantity is required and they work under optimum condition like temperature around 37 and the pH around 7.4. Okay, there are certain substances which increases the activity of enzyme. There are certain substances which decreases the activity of enzyme. Which increases are called activator, which decreases are called inhibitor or poisons. Okay, these are few things about enzymes which you should know. Last is mechanism of the enzymes. ठीक है, how the enzymes work. It's a very important mechanism. What's the name of the mechanism? Lock and key mechanism. बुकलेट में भी बनाया हुआ है, अच्छे से चेक करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Next is mechanism of enzymes. The enzymes works on this technique. What is the name of the technique? Lock and key mechanism. क्या है, दोबारा से बोलो, लॉक एंड की मैकेनिज्म. ठीक है, मान लो कुछ एंजाइम की ऐसी शेप होती है, राइट, दिस इज द शेप ऑफ एंजाइम. जैसे मान लो ये कोई ताला है, लाइक अ लॉक.
और ये उसके अंदर क्या है, कुछ एक्टिव साइट्स है। हाँ, दीज आर इट्स एक्टिव साइट्स। ओके, और ये है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। दिस इज अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। हाँ, तो इसे हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसके अंदर ब्लॉक मतलब इससे बॉन्ड बना लेगा एंजाइम के साथ, तो इसे हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जस्ट चेक इट आउट। ये है एंजाइम और ये इसके अंदर आके ब्लॉक कर रहा है, ब्लैक वाला। ठीक है, और ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ के तो इसे बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। राइट, समझ में आ रहा है? तो एंजाइम था और सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है जिसका ब्रेकडाउन होना है बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ के तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट में आप इमेजिन करो क्या होगा, मैं रब नहीं कर रहा, यहां पे बना रहा हूं छोटा सा कंपैरेटिवली। तो एंजाइम वापस से रीजनरेट हो जाएगा आपको और सबस्ट्रेट ब्रेक कर जाएगा। तो एंजाइम एज इट इज, ठीक है, छोटा बना दिया थोड़ा, और ये सबस्ट्रेट आपका ब्रेकडाउन हो गया। इट ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर पार्ट। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट। हाँ, तो सबस्ट्रेट ब्रेक कर गया, ब्रेक करके रिएक्शंस गॉट कंप्लीटेड। ओके, तो फर्स्ट एंजाइम देन सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन ब्रेकिंग ऑफ सबस्ट्रेट विल टेक प्लेस। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक, का मतलब है भी एंजाइम्स हैव गॉट सम एक्टिव साइट्स लाइक COH साइट, COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप। तो सबस्ट्रेट कैन बाइंड टू द एक्टिव साइट्स बाय कॉम्प्लीमेंटिंग फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो COH से बाइंड होगा वो वाला फंक्शनल ग्रुप वो जुड़ जाएंगे आपस में। जुड़ने के बाद फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम्स के ऊपर कुछ एक्टिव साइट्स है, मैं लिखवा देता हूँ, और उनसे सबस्ट्रेट क्या करता है, जुड़ता है। कैसे वो बॉन्ड बनाता है ना, जैसे जैसे OH पार्ट H पार्ट के साथ जुड़ जाता है। समझने की कोशिश करो, OH और H की ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। एंजाइम के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और उसके अंदर जैसे H पार्ट होगा, राइट, या उसके अंदर NH2 पार्ट होगा। तो जब ये ऐसे रिएक्शन होंगी तो वो जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा, जुड़ने से सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो और बाद में एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। So that happens and this is called lock and key mechanism, and enzymes are highly specific. Like a particular key can open a particular lock. तो particular enzyme के अंदर कोई particular molecule ही substrate ही react कर पाता है, सारे react नहीं कर पाते। तो enzymes are highly specific। ठीक है, भूलना नहीं, बहुत ज्यादा specific होते हैं, वो particular reaction को करवाते हैं, बाकी reactions में वो fail हो जाते हैं। Okay, clear to everyone? Right. बना लो ये enzyme substrate complex कैसे बनता है। Okay, so बना लिया। This is enzyme like a lock, key, substrate, enzyme substrate complex, and the breaking of the substrate take place. Breaking of the substrate take place. चले, ओके, चलिए ना, वो बुकलेट में भी अच्छे से चेक कर लेना। So last is हाँ, so this is important. There are certain active sites containing COH, OH, SH, NH2 group on the surface of enzymes. On the surface of enzyme, there are certain
active sites containing COH, OH, SH, and H2 group on the surface of enzyme? Only those substrate which are having कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके साथ जुड़ने वाली शेप्स हो कुछ, है ना, कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब उसको सपोर्ट करे, उससे जुड़ जाए बस. फिट इनटू एंजाइम लाइक की फिट्स इनटू अ लॉक, की फिट्स इनटू अ लॉक. ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन हो जाते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया एंजाइम के रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस में बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस. अल्कोहल इंडस्ट्री में एंजाइम का बहुत काम है. सो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, है ना, और मेकिंग ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. और भी बहुत से दुनिया में कंपाउंड जो है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी से कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं दे टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी. So there are certain active sites containing COH, OH, SH, and H2 surface having complementary shapes fit into enzymes like key fits into a lock. So many biochemical reactions take place by the enzyme activity and making of alcohols take place by the activity of enzymes. Right, bachcho? So these are few properties of enzymes. That's all about enzymes. याद रखना, अल्कोहल की मेकिंग में बड़ा काम होता है एंजाइम्स का, और बायोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत ज्यादा काम होता है. These are very 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 important things about enzymes. चलिए, so we'll be just finishing. Last topic is left, that is zeolites. That's the last topic of the chapter. Finally, it comes to end. The whole unit. Complete theory based, लंबा था बहुत. Coagulation, gold number was the most important topic. Adsorption part was also important. Zeolites. What are zeolites? Zeolites are shape selective catalyst. मतलब इनकी एक सिलेक्टिव शेप होती है जिसके बेसिस पे ये काम करते हैं. शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो देखो, वीडियो में ज्यादा समझ में आएगा. बताता हूँ अभी. तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट आपने +1 में भी सुना होगा. ठीक है, +1 में भी था वो, हाइड्रोजन में मैंने भी आपको करवाया था थोड़ा सा. सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट तो क्या होता है, बस ये आपने याद रखना है. इट हेल्प्स इन cracking of hydrocarbon. Cracking of hydrocarbon, that is breaking of long chain hydrocarbon to effective प्रोडक्ट्स. बस इसमें से यही पूछा जाएगा, शेप सिलेक्टिव होते हैं और कहाँ काम आते हैं. बस शेप सिलेक्टिव का मतलब है भी जिसकी शेप होती है वही कैटलिस्ट के अंदर जाता है, उसी का ब्रेकडाउन होता है. हाइड्रोकार्बन, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टू इफेक्टिव प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल. ठीक है जी, पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं. ओके, सो दैट्स कॉल्ड shape selective catalyst is called zeolites. Now see this video. हाँ जी, so this is about cracking of the hydrocarbons. This is a zeolite structure. देख रहे हो इसके अंदर pores हैं और ये जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं they are long hydrocarbon part. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट अब इसके अंदर चला गया, अब ये टकराएगा जियोलाइट के सर्फेसेस के साथ और इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी. ब्रेकडाउन टू द इफेक्टिव मॉलिक्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल, जो मैं अभी आपको जियोलाइट्स के बारे में बता रहा था. तो देख रहे हो ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बन गए, ये पेट्रोल है, डीजल है, इफेक्टिव है. ये पोर्स हैं जियोलाइट्स के. प्रॉब्लम ये है भी सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर नहीं हो पाते क्योंकि इसके पोर्स का साइज कभी कभी इनअप्रोप्रिएट होता है. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट. तो कभी कभी इसके पोर्स के सर्फेसेस को चेंज करना पड़ता है ताकि वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करवा पाए. उसकी हायर टेक्निक्स हैं. वंस द मॉलिक्यूल एंटर्ड इनटू द जियोलाइट, so once it entered into the zeolite, then its breakdown can take place. Okay,
एंड समटाइम ब्रेकडाउन एक्सेस में भी हो जाता है, तो फिर बायो प्रोडक्ट वेस्ट चले जाते हैं, गैसेस बननी शुरू हो जाती हैं। तो शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस है, ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो शेप सिलेक्टिव है ना। ये उसका कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं टू चेंज इट्स शेप। देखो तो ये पोर्स को बड़ा कर दिया, टू इंक्रीज द पोर साइज सो दैट दे कैन एंटर प्रॉपरली एंड दे कैन लीव प्रॉपरली, और फिर उसकी ओवर क्रैकिंग भी ना हो जाए हाइड्रोकार्बन की। ये तो सारा मैनेज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, एंड दैट हैपन इन जियोलाइट्स। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। ये ब्रेकडाउन हो रहा है, वही चीज दिखा रहा है, और ब्रेकडाउन होके हायर हाइड्रोकार्बन चेन्स आर कन्वर्टेड टू लोअर चेन्स एंड देन दे आर फाइनली कमिंग आउट। ओके, दैट्स ऑल।